आज आप लोगों को आधुनिक हिंदी कविता के पाठ पर बात हम लोग करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता है, हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आधुनिक हिंदी कविता कब शुरू होती है? तो जो आधुनिक हिंदी कविता है, समय के साथ बहने वाली नदी है, जिसमें अतीत का परिदृश्य सामयिक संदर्भ में सामने आता है और वह एक ठोस भविष्य का निर्माण करने के लिए बेचैन है। क्योंकि अब तक की जो भाषा थी, कविता की भी भाषा थी, वो मिक्स थी। जैसे अवधी ब्रजभाषा, इस तरह की भाषाएं थी। जैसे हम लोग भाषा के विकास के दरमियान हमने पढ़े भाषा कैसे कैसे विकसित हुई है। प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, फिर खड़ी बोली आई है। वैसे ही हिंदी कविता जब रची गई तो उसमें कई प्रादेशिक भाषाओं का समावेश रहा। ब्रजभाषा में रची गई कविताएं, अवधि में रची गई कविताएं, लेकिन जो खड़ी बोली में गद्य का जो स्वरूप था, जैसे ठोस होकर गद्य में हिंदी ने अपना स्वरूप दिया, वैसे ही पद्य में हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता कैसे शुरू होती है, वो भविष्य के संकेतों के साथ वो कहाँ और कैसे मिलती है, वो हम देखते हैं कि 20वीं सदी की हिंदी कविता की शुरुआत मतलब मोटा मोटी कहा जा सकता है कि भारत भारती से हुई थी। आज के कवियों को यानी गुप्त जी, प्रसाद, निराला और आगे के बहुविध योगदान से समृद्ध पीढ़ी को भले ही भारत भारती थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन उसके पीछे बहुत बलवती प्रेरणा थी कि ऐतिहासिक कल्पना शक्ति के जोर से नहीं, लाखों लोगों के बीच उसकी उस अभूतपूर्व लोकप्रियता से भी नापा जा सकता है जो तब उससे उन्मेषित हुए थे। भारत भारती के कुछ पंक्तियां हैं जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही था जो जगत का मुकुट है, क्या है यह भारत वही। मैंने पूरे भारत के जो भारत था, जो है और क्या बनेगा, इस पर एक सामयिक चिंता थी, इस पर एक निरंतर प्रश्न आकुलता थी। और हम सबको जो विश्व गुरु माने जाते थे भारत को, भारत की स्थिति क्या हो गई थी, इस पर विचार करने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए वो हमें वापस उसके लिए ललकारता था। ये भारत भारती जो कविता थी, भारतेंदु की भांति गुप्त जी की कवि कर्म का भी एक स्थायी भाव था। मतलब भारत की दुर्दशा, आपने पढ़ा था ना जब भारतीय इतिहास की बात हो रही थी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी भारत की दुर्दशा के बारे में बात है। तो वैसे ही भारत की दुर्दशा हिंदी कविता में गुप्त जी के भारत भारती द्वारा ही सामने आई। राय कृष्ण राय ने बड़ी पते की बात कही थी कि मैथिली शरण कर्तव्य के कवि हैं। राष्ट्र कवि की कविता को कवियों का रसिकों ने गीता से जोड़ने की कोशिश की। आखिर गीता भी एक प्रसंग प्रेरित मतलब ऑफजेंट पोएम है। भारत भारतीय दार्शनिकता से एक ऑफजेंट पोएम तो है ही। उसकी दार्शनिकता इसी में थी कि वह समूची प्रजा को अपनी हालत का पता देती है, उसको अपने ही कोई देख सकने वाली आंख बनती है। मतलब ऑफजेंट पोएम क्या, जैसे जैसे गीता है ना, गीता में पूरा कर्म की गति है कि आप जो करोगे वही पाओगे। कर्म कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो जैसे जैसे आपके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा ही। ऑफजेंट पोएम है। उसी तरह भारत भारती थी कि आपने जो किया, भारत के साथ जो किया, भारत की दुर्दशा हुई है, भारत क्या था और भारत अब कैसा हुआ है, ये सब मतलब इसको देखने की एक नई आंख प्रस्तुत करती थी। और यह आंख हिंदी में खुलती है सपाट भाषा में, जिसने अपनी सात्विक कठोरता में मध्यकालीन भाषा की सांगीतिक विरासत को, उसकी सारी कोमल कांत पदावली को भी फिलहाल भुला दिया। मैंने जो कविता है निराला के बाद आपको पता ही है कि जो भाषा थी, पद्य की भाषा, उसमें वो गद्य में अधिक हो गई थी। तो जो काव्य कोमल कांत पदावली थी वो मतलब उसको एकदम से भुला दिया गया था। कविता की जो विशेषता ही वही थी, पद्य की जो विशेषता ही थी, छंद की, लय की, वो सब मानो भुला दिया गया था। उसे वह सब कुछ मानो अब सबके हित में स्वेच्छया वर्णन की गई अकिंचनता और सपाटता के भीतर से ही नए सिरे से अर्जित करना। नितांत नई परिस्थितियों और अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझते हुए केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह वही कवि कह रहा है जो जानता है कि मृत जाति को कवि गिराते रह सुधा योग से, और यह भी कि है अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सु कविता के बिना। ये देखना है बहुत दिलचस्प है कि प्रवृत्ति कविता पर भारत भारती का खासा प्रभाव है। निराला, दिनकर और जाने कितने कवियों की कविताओं में वह अनुगुण सुनाई दे सकती है। बहुत कम रचनाओं को इस तरह कवि के जीवन काल में ही भाषा की स्मृति बन जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह पेट जिनका पीठ से मलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है।